हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका फिर से वर्चुअल माइंड साइंस एकेडमी में। इस चैनल पे अपन पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और 11th 12th भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अपना 10th क्लास का सीरीज़ चल रहा है। 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं फिजिक्स के, और आज मैं अपलोड कर रहा हूँ ये जो बना रहा हूँ वीडियो, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th का प्यारा सा चैप्टर है, पहला चैप्टर, नाम का पहला चैप्टर है। इसके अंदर में छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सब टॉपिक्स, इनको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दो तो पूरा का पूरा एक खुद में लेक्चर है, मतलब पूरा का पूरा खुद में एक चैप्टर है, और बड़ा चैप्टर है। क्लास 11 मतलब 11th में आओगे तब तो पूरा का पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही बना दिया है। तो इसको जब अपन पढ़ेंगे ना तो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे अपन आज क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक बेसिक बातें, साथ में देख लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। जब इसके बाद पढ़ेंगे तो अपन प्लांट्स वाला जो फोटोसिंथेसिस वाला हिस्सा है वो देख लेंगे। उसके अगले लेक्चर को पढ़ेंगे तो ह्यूमन का डाइजेशन पढ़ लेंगे, उसके अगले वाले में रेस्पिरेशन। तो ये कंटिन्यू रहेगा, 5-7 वीडियो का मतलब एक पूरा प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें अपन ये पढ़ेंगे। और इसको स्टार्ट करते हैं बहुत प्यार से, पूरी शिद्दत से देखना। और ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये स्क्रीन मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। उसका लिंक यूट्यूब मना कर रहा है शेयर करने से, मतलब आप डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते हो, वेरीफाई करने को बोल रहा है। तो आप अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए होगा ना, मेरे को कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर मतलब जब रिप्लाई करूँगा तो उसमें आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लेना। और ये आपको वहीं पे मिल जाएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिकली ये देखो, ये है अपना प्यारा सा अर्थ, बहुत प्यारा सा। अब इस पे ना आपको 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी। 2 तरह की चीज़ें कौन कौन सी प्रभु? सबसे पहला तो आपको मिल जाएगा लिविंग चीज़ें मिलेंगी ना, जो बिल्कुल सजीव है, और दूसरी मिलेंगी नॉन लिविंग। अब मैं आपको बोलूँ ना, ये बच्चा जस्टिफाई करो, कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग। एज ए साइंस स्टूडेंट आपके पास कुछ ना कुछ तो आंसर होना चाहिए ना। अब कुछ आंसर कैसे आएगा? जैसे मान लो आपने बोला जो लिविंग है ना, वो लिविंग कुछ कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस शो करते हैं, जो वो कुछ खास प्रोसेस जो सिर्फ लिविंग शो कर सकता है। नॉन लिविंग के पास में वो चीज़ें नहीं होंगी, या होंगी तो एज एक्सेप्शनल कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें नहीं होंगी, जो उनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। वो क्या है? अब जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है ना, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो लिविंग अपने ज़िंदा रहने के लिए करता है, परफॉर्म करता है, और नॉन लिविंग नहीं करता है, तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे हम सबकी बॉडी के अंदर में, जैसे मान लो ये मैं हूँ, या ये मान लो आप ही हो। अब आपकी एज जो भी हो, लेकिन आपके बॉडी में ना थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, उस समय आप सांस ले रहे हो, उस समय अगर आपने कुछ खाना खाया है तो वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, आप सांस भी ले रहे हो, आपके ब्रेन में सिग्नल लगातार बन रहे हैं, वो जनरेट हो रहे हैं, आप कुछ देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो आपका ब्रेन प्रोसेसिंग में भी मतलब लगा हुआ है। आपकी बॉडी की हाइट भी बढ़ रही है, आपके नाखून भी बढ़ रहे हैं हर सेकेंड, आपके हेयर्स में भी ग्रोथ हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है, जिससे हम जिंदा है। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, इन्हीं का सम अप जो होता है, इन सबको जोड़ दो, इन सबको ऐड करने के बाद में सारे केमिकल रिएक्शंस को मिला करके कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सिंपल सी भाषा में होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सबको मिला दो, मिला करके एक वर्ड बोल दो, मेटाबॉलिज्म, बस बात खत्म। समझ में आई ये चीज़? अब आते हैं लिविंग। तो क्लास 10th में जो है ना, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है जो लिविंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है वो मैं बेसिक आपको लिख करके बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला जो पढ़ना है आपको, दैट इज़ रेस्पिरेशन। लेकिन हम ये स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन से नहीं करेंगे। और पता है 11th क्लास में आओगे ना, पूरा एक अलग चैप्टर ही बवाल है ये, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, वो सांस कैसे लेता है इंसान एंड ये सब चीज़ें। दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन। जैसे आप जो कुछ भी खाना खाए हो, जैसे सुबह में मान लो, या अगर आप रात में कभी भी चावल दाल सब्जी खाए हो, चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और सब्जी खाए हो अगर, या मटन खाए हो, चिकन खाए हो, जो भी कुछ भी खाए हो, उसमें ऑयल होगा ना, ऑयल से फैट मिल जाएगा। वो कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन, वो फैट आपकी बॉडी में कैसे जा रहे हैं और आपकी बॉडी में कैसे यूज हो रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन के अंदर में हमें वही पढ़ना होता है, सिंपल। और तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है बच्चा, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि इन सब का एक एक झलक तो अपन देखेंगे, मतलब ऊपर है ना, समरी टाइप में, ट्रांसपोर्टेशन। और एक ऊपर तो सम अप टाइप में देख लेंगे, लेकिन इसके बाद में जो पूरा डिटेल में है ना, उनका एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा मैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन। अब मान लो आपने जो कुछ भी खाया,
सुबह में तो निकालोगे ना, या उसको लेकर के घूमोगे, तो वो कहाँ पढ़ेंगे अपन, एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में। फिर 5वें पॉइंट में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो सिंपल सी बात समझो, आप ये वीडियो देख रहे हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं जो ये लिख रहा हूँ ये समझ पा रहे हो, यानी कि आपका मानसिक संतुलन अच्छा है, मतलब दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है, तब तो देख पा रहे हो ना। तो अगर दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है, आप जो कुछ भी एक्शन ले रहे हो, सांस ले रहे हो, या अगर उठ करके चलोगे, तो ये सब आपके कंट्रोल, मतलब आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। वो जो पढ़ना है ना वो इसी में पढ़ना है। हमारा ब्रेन जैसे जैसे मान लो एक चचा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और ये अल्कोहल कंज्यूम कर लिए और अल्कोहल कंज्यूम करके लगे झूमने, तो ऐसा क्या हो गया कि अल्कोहल इनके बॉडी में गया और ये लगे झूमने, मतलब जो नहीं आती है वो इंग्लिश एकदम कतई जहर बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो हम कहाँ पढ़ते हैं कि हमारा ऐसा क्या हुआ कि अल्कोहल के कंजम्पशन से उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, या हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है। हम कोई भी एक्शन लेते हैं, सोते कहते हैं ना, सोते समय भी हमारा ब्रेन जगा हुआ रहता है। सब चीज़ें जो पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देख लेते हैं अभी थोड़ा सा, हो पहले इसको लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं जो आपके क्लास 10th में पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अलावा क्या है, रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, देखो यार एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आप मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, मेरे बातों पे नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, खुद भी स्टूडेंट हूँ इन द सेंस कि मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा वैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जो पढ़ाऊंगा ना वो एकदम प्योर पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी रहेगी, कॉन्सेप्ट की पूरी गारंटी रहेगी आपको। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो जैसे अपन लोगों ने ये लिस्ट बनाया ना कि पहला क्या था, रेस्पिरेशन, सेकंड क्या था अपने पास में, न्यूट्रिशन। अब एक एक करके इनको समझते हैं, और वो भी डायग्राम से, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में छपेगा कि हो क्या रहा है, ये रेस्पिरेशन क्या है एंड ये सारी चीज़ें। क्या था अपना, सबसे पहला अपना टॉपिक था रेस्पिरेशन, जैसा मैंने आपको लिस्ट बना करके दिया था उसके हिसाब से। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो बाहर में एटमॉस्फेयर में एयर है ना, ये एयर, इसमें इसमें O2 भी है, इसमें CO2 भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें सारी गैसेस हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस से होते हुए ये एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है। अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, तो और बगल में ब्लड सेल्स, जैसे लंग्स के बगल में ब्लड सेल्स बोल रहा हूँ, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये O2 उस ब्लड वेसल्स में चला जाता है और ब्लड इसको पूरी बॉडी में घुमा देता है, मतलब पूरी बॉडी में एक बार घूम जाएगा ब्लड। और जब पूरी बॉडी में मूव करेगा ना, तो जिस सेल को जितनी ज़रूरत होती है उतना ऑक्सीजन वो ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और बदले में सेल क्या रिलीज कर देगा, CO2। फिर वो CO2 कहाँ चली जाती है, लंग्स तक। और लंग्स, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा जिस समय रेस्पिरेशन का एक कंप्लीट डेडिकेटेड, जिस समय ये रेस्पिरेशन है ना, इसके लिए जब एक कंप्लीट डेडिकेटेड लेक्चर लाऊंगा ना, तो उस समय एक एक डायग्राम को और ओपन करके पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कैसे मूव करता है, कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करो एंड कनेक्टेड रहो, और वो फ्री है तो आप सब्सक्राइब कर लो। लेकिन फिलहाल क्या समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एयर लेते हैं ना, तो हमारा एयर हमारे लंग्स तक पहुंचा, लंग्स में उस एयर में O2 था अच्छा खासा, वो O2 हमारे ब्लड में चला गया, ये ब्लड है, और ब्लड से कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में। अब जिस सेल को जितनी ज़रूरत है वहाँ से उसने O2 को ले लिया, बदले में क्या बना दिया, CO2। अब जब CO2 हमारी ब्लड में बन गया, ब्लड में मिक्स हो गया, तो फिर वो हमारे लंग्स तक आएगा, ये हमारा लंग्स है, इस लंग्स तक आएगा, और लंग्स से फिर वापस जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी में से जो भी CO2 थे वो बाहर आ जाएंगे मैक्सिमम, है ना। एक चीज़ और नोटिस करना, जो हम सांस लेते हैं ना तो एयर ठंडी होती है ना, क्योंकि वो एयर जा रही है, और जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो वो एयर गर्म आती है। देखना, आप चेक करना, ऐसे सांस छोड़ के देखना, हाथ लगा करके देखना, गर्म एयर आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा वो पूरी बॉडी में घूम के आ रहा है, और सेल में जब वो मूव किया है ना, ब्लड में मूव किया है, सेल में मूव किया है, तो वो गर्म एयर आता है, ठीक है। खैर ये पूरा डिटेल में है, तो और ज़्यादा अच्छे से वहाँ डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक होता है ब्रीदिंग, जैसे हम सांस लिए और वो एयर हमारे लंग्स तक गई, बस यहाँ तक ब्रीदिंग, सांस लेना, लंग्स तक पहुँचना, और फिर सांस को छोड़ देना। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन होता है जो एयर है ना उसमें ऑक्सीजन था, वो हमारे सेल तक गया, और सेल ने उसको यूज़ किया, और उसको यूज़ करके एनर्जी बनाएगा,
तो वो रेस्पिरेशन होता है। सेल के लेवल पे जो ड्रामा चल रहा है ना वो रेस्पिरेशन, और इधर बस सांस अंदर गया लंग्स तक और फिर लंग्स से बाहर निकल गया, लंग्स तक जाना, लंग्स से बाहर निकल जाना, दैट इज ब्रीदिंग। तो ये अलग अलग बातें हैं, है ना। अब देखो दूसरा टॉपिक क्या था, अपने लिस्ट बनाया था तो उसमें न्यूट्रिशन। देखो यहाँ आपको दिखेगा, पहला अपन लोगों का क्या था, रेस्पिरेशन, जो अपन लोगों ने समझा। दूसरा है न्यूट्रिशन। अब समझो, मान लो मॉर्निंग में जैसे आप आमतौर पे तो सब लोग चावल दाल सब्जी ही खाते हैं, तो आपने ना कुछ खाना खाया, जैसे चावल दाल सब्जी खा लिए। अब ये क्या होगा, ये आपकी बॉडी में मूव करेगा। कैसे, पहले तो आप खाना खाओगे तो वो आपके माउथ में जाएगा, फिर माउथ से होते हुए ऐसा एक ट्यूब होता है जिसको इसोफेगस नाम दिया जाता है, ये ऐसे होते हुए कहाँ तक पहुँचेगा, आपके स्टमक तक। आपके स्टमक में देखो खाना आ गया, फूड आ गया। अब ये ना इधर डाइजेस्ट होगा, ये दिख रहा है आपको स्टमक लिखा हुआ होगा, स्टमक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में कहाँ आएगा, ये आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन उससे पहले इधर भी है स्मॉल इंटेस्टाइन। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले को दूसरे कलर से दिखाता हूँ, रुको। तो ये आपके कहाँ पे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से कलर से दिखा लें, रुको इससे दिखाते। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इधर आ गया ना खाना। अब इन जगहों पे क्या होगा, ये स्टमक में आपका खाना डाइजेस्ट होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा, इसमें भी खाना क्या होगा, डाइजेस्ट ही होगा, है ना, खाना डाइजेस्ट ही होगा। फिर उसके बाद में आपका ये वाला, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, यहाँ पे भी खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, तो खाना तो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, आपको पता है ना, हमारे बॉडी में हर जगह पे, हम सबकी बॉडी में हर जगह पे ऐसे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड मूव कर रहे हैं। तो जो खाना, वैसे जो ब्लड बना रहा हूँ मैं वो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, है ना, रियल डायग्राम थोड़ा अलग होता है, बस आपको समझ में जाए इसलिए बना रहा हूँ। जो खाना पच गया, जो खाना डाइजेस्ट हो गया, उसमें से अपन लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, फैट मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं मेनली वो बता रहा हूँ, वो मिलेंगे। और वो आप कहाँ जाएंगे, फिर ब्लड में, वो ऐसे ब्लड में चले गए। अब ब्लड इनको क्या करेगा, कैरी करेगा, पूरी बॉडी में घुमाएगा, है ना, हर जगह। और जिसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना, ज़रूरत के हिसाब से वो न्यूट्रिशन ले लेगा। और वो क्या करेगा फिर उसको, मतलब न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा, आई एम सो सॉरी, न्यूट्रिशन को नहीं, न्यूट्रिएंट्स को। जिसको जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो ले लेगा, जिसको जितना प्रोटीन चाहिए वो ले लेगा। जैसे आप डंबल मतलब बॉडी बना रहे हो तो आपके मसल्स को सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो मसल्स क्या करेंगे, जैसे बाइसेप्स बना रहे हो तो बाइसेप्स के ये हाथ के जो मसल्स हैं ना, ये खूब सारे प्रोटीन ले लेंगे, तो बाइसेप्स आपका बन जाएगा। आप चेस्ट बना रहे हो तो चेस्ट वाले हिस्से में जो मसल्स हैं वो आपके खूब सारे न्यूट्रिशन ले लेंगे, प्रोटीन ले लेगा सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे आपका प्रोटीन यूज़ होगा, समझ में आ रही है। और वो वहाँ तक पहुँचा कौन रहा है, ब्लड पहुँचाएगा। तो हमने खाना खाया ना, खाना कहाँ गया, स्टमक में, डाइजेस्ट हुआ, और उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले वो हमारे बॉडी के हर अलग अलग जगह तक पहुँच गए वहाँ तक, और फिर वहाँ जा कर के वो यूज़ हो रहे हैं। तो खाना मतलब खाना का फूड का इनटेक, और उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन, इन दोनों को मिला करके कहाँ पढ़ा जाए, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। मतलब खाना को खाओ और उसका यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मिला करके न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। है डिटेल में आगे देख लेंगे, आगे भी जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, एक एक चीज़ को ओपन करके पढ़ेंगे। स्टमक में HCl कैसे काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सक्कस इंटेरिकस कैसे काम करते हैं, फिर इधर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला हिस्सा है, ये सब इसमें एब्जॉर्प्शन सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन ऊपर बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बन जाए कि आपको पढ़ना क्या है। तीसरा क्या था अपने पास में, ट्रांसपोर्टेशन। अब थोड़ा सा इसको समझना, जैसे मान लो ये एक स्नेक है, ये क्या है, ये एक स्नेक है। अगर इसने पैर में यानी कि लेग में इसने बाइट कर दिया किसी के पैर में, अब आपको तो एक चीज़ पता होगा, पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते हो, कुछ ऐसे सांप होते हैं ना जो काटेंगे कहीं भी, लेकिन वो ब्रेन को, न्यूरोटॉक्सिन होते हैं उसमें जो ब्रेन के सेल को डैमेज करते हैं, नर्व्स को डैमेज कर देते हैं। तो सपोज करो एक सांप ने काटा, एक स्नेक ने बाइट किया पैर में, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, ब्रेन में, ब्रेन के सेल्स को निपटा देगा वो,
है ना। लेकिन वहाँ तक ब्रेन तक ये जाएगा कैसे? जैसे जैसे एक चीज़ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सुनना। किसी को अगर सांप इस जगह पे काट ले पैर में, तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कट मार देते हैं कि ब्लीडिंग हो जाए, फिर उसका पैर यहाँ पे बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? क्यों बांध देते हैं? क्योंकि बच्चा पूरी बॉडी में ब्लड जो है ना, ब्लड ये फ्लो कर रहा है, पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो जो फ्लो इन कंप्लीट बॉडी। अब देखो, जो सांप काटा, जो सांप पैर में काटा, उसका जहर सिर्फ पैर तक थोड़ी रहेगा। जब ब्लड, पैर का जो ब्लड है वो भी मूव करेगा, और जब वो पूरी बॉडी में मूव करेगा तो वो जाहिर सी बात है ब्रेन तक भी जाएगा। अब ब्लड में सांप का जहर चला गया तो वो कहाँ तक पहुँचेगा? ब्रेन में। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। समझ में आया? सोचो, हम खाते हैं, हम दवा खाते हैं, जैसे हमारे मान लो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सपोज करो हम दवा कोई खा रहे हैं, है ना, हमारे पैर में बहुत तेज़ दर्द है। चलो ये सांप वाला तो ठीक है, साइड कर देते हैं 2 मिनट के लिए। ऐसे समझो, ये पैर में ना, हमारे पैर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। अब इस दर्द का दवा हम खाते हैं, माउथ में जाता है, स्टमक में, और पैर का दर्द ठीक का, मतलब दर्द जो है पैर में वो तो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो गया? क्योंकि हमने जो दवा लिया ना, वो दवा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। हम पहले हमारे स्टमक में आएगा, फिर स्टमक से या इंटेस्टाइन से वो ब्लड तक चला जाएगा, और ब्लड लेकर के कहाँ जाएगा? पैर तक पहुँचाएगा, और पैर में जाकर के पैर के दर्द को ठीक कर देगा। तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो पूरी बॉडी में मूव करता है, और लेकर के कौन मूव कर रहा है? ब्लड। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह की चीज़ को उठाना, दूसरी जगह पहुंचा देना, खास तौर पे ब्लड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया ये चीज़? अब आते हैं इसके आगे, ये भी है ट्रांसपोर्टेशन। आई थिंक प्लांट्स में है आपके टॉपिक में, लेकिन फिर देखता हूँ मैं, है ना, इसमें भी आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल में। अब आ जाओ तो एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन में जैसे देखो, ये मैंने क्या बनाया, एक छोटा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये भी है और ठीक ठाक एक टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटी समझो क्या हो रहा है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट है, वेस्ट है ना। वो वेस्ट, ये देखो, ये अपना क्या है? किडनी वाला, किडनी पार्ट है, दिस इज किडनी। अब हम जो कुछ भी खा रहे हैं ना, जो कुछ भी वेस्ट आ रहा है वो किडनी के पास में आ रहा है, किडनी इसको फिल्टर कर रहा है। जैसे अल्कोहल होता है ना, जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने पे उसकी किडनी निपट जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल कहाँ मिक्स होता है? ब्लड में। अब बॉडी बोलता है कि ये तो कचरा आ गया हमारी बॉडी में, इसको फेंको किडनी के पास में, क्योंकि किडनी इसको फिल्टर करेगा, और किडनी फिल्टर करके बाहर फेंकेगा, तो किडनी के पास में आता है, किडनी उसको फिल्टर करता है। अब वो तो होता है टॉक्सिक, अल्कोहल तो हो जाएगा टॉक्सिक, तो किडनी फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा। बहुत ज़्यादा अगर कंज्यूम करोगे ना, ज़रूरत से ज़्यादा, अब हैबिट ही बना लिया किसी ने और बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, तो निपटा देगा किडनी को। तो अब किडनी के पास में जैसे मान लो ये टॉक्सिक चीज़ें आती हैं, किडनी इसको फिल्टर कर लेता है, अगर नॉर्मली किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है। अब खुद सोच के देखो, अगर बॉडी वेस्ट को बाहर नहीं निकालती, तो रात में किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है, क्या वो मतलब एक बार वो अल्कोहल कंज्यूम किया हमेशा नशे में रहता है? ऐसा तो नहीं होता ना। रात में कंज्यूम करता है, दिन में या दोपहर तक उसके नशे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी जो अल्कोहल कंज्यूम किया वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड उसको धीरे धीरे करके किडनी तक पहुंचा देगा, किडनी उसको फिल्टर कर लेगा, और फिल्टर करके यूरिन के थ्रू धीरे धीरे लाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली हमारी बॉडी से बाहर क्या निकल रहा है? वो चीज़ जो हमारी बॉडी में वेस्ट है। तो वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना, वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाना, बॉडी से बाहर निकल जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना। जैसे आंखों से कीचड़ निकल रहा है, वो भी एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, जो वेस्ट है, जो कचरा है, हमारे यूज़ का नहीं है, सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? एक्सक्रीशन के अंदर में। तो ये थोड़ा सा क्लियर रहना, है ना। नहीं तो एक्सक्रीशन बोलते हैं हमारे दिमाग में सुबह, मतलब आता क्या है? सुबह वाली घटना। तो वो एक्सक्रीशन नहीं है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना, दैट इज एक्सक्रीशन, राइट। जो वेस्ट होना चाहिए बॉडी के लिए। तो अपन लोगों ने किसको किसको कवर किया अभी तक, किसको निपटा दिया? पहला था रेस्पिरेशन, सेकेंड था न्यूट्रिशन, तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन, ये चौथा एक्सक्रीशन। अब आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत छोटा सा, इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते अपन, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत तो कवर करने की। देखो, नर्वस सिस्टम को समझने के लिए ना एक छोटा सा बात समझो। जैसे मान लो
ये आपके घर में दादाजी हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, ये मान लो आपके घर में दादाजी और दादी जी हैं, फिर उनके दो बच्चे हैं, एक आपके पिताजी, आपकी माताश्री, आपके चाचू और आपकी चाची, और फिर ये आप लोग हो गए 2-3 भाई, समझ लो बस, मैं ज़्यादा तो नहीं बना रहा, बस 2-3 ही बना रहा, इधर भी 2-3 भाई, नहीं 4 हो गए, चलो मतलब समझो। अब समझना, इस पूरी फैमिली पे कंट्रोल किसका है, इस पूरी फैमिली पे कंट्रोल किसका है? ऑफ कोर्स ये दादाजी। दादाजी अगर बोल दिए बांगर सीमेंट सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो भैया बांगर सीमेंट ही सबसे अच्छा है, फिर अंबुजा गया भाड़ में, है ना। तो बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो फिर घर में वही यूज़ होगा। दादाजी बोल दिए संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो फिर अंडा खाना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि पूरी फैमिली को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? दादाजी। वैसे ही हमारी बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन इधर होता है बैठा हुआ, जिसका नाम है ब्रेन। हम लोग बहुत सिंपली बोलते हैं अब एक कद्दू हो क्या, दिमाग नहीं है क्या? दिमाग नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रेन है। और इधर ये ऐसा दिख रहा है पतलू सा डंडू सा, रुको एक सेकेंड थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये पतलू सा डंडू सा लटका हुआ दिख रहा है इधर, इधर आएगा स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। जिस समय मैं ये पढ़ाऊंगा ना उस समय थोड़ा और क्लियर करके दिखाऊंगा, थोड़ा और अच्छा डायग्राम लाऊंगा फिर दिखाऊंगा। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों मिल करके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। और देखो इधर वायर फैले हुए हैं पूरी बॉडी में, हर जगह, पैर में, हाथ में, हर जगह पे वायर फैले हुए हैं। इन वायर्स को बोलते हैं नर्व्स। जैसे आपके घर में होते हैं ना तार इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, वैसे ही नर्व्स होते हैं। तो ये सब मिल करके किसको कंट्रोल करते हैं? पूरी बॉडी को। और ये सब किस में चले आते हैं? नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में आ जाएगा ब्रेन, आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, आ जाएगा साथ में नर्व्स आ जाएंगे। तो हमें बेसिकली जो नर्वस सिस्टम पढ़ना है ना टॉपिक, उसमें बच्चा इसी को पढ़ना है, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, थोड़ा बहुत हार्मोन्स को कैप्चर किया है। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जैसे मान लो, रुको एक सेकेंड, ये कौन सा टॉपिक था? 5, ये 6ठा नंबर। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? मान लो ये देखो, ये आप हो। जब आप पढ़ लिख करके बड़े हो जाओगे, कहीं सेटल्ड हो जाओगे, तो आपकी ना कहीं कन्या ढूंढ करके शादी कर दी जाएगी। फिर आपके चिंटू पिंटू आएंगे ना, ऐसे चिंटू पिंटू आ गए। तो ये जो आपके चिंटू पिंटू आए, ये आपसे मैच करेंगे, वो अपनी मम्मी से मैच करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों से मैच कर जाएं। तो आपने क्या किया? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? आपने अपना जनरेशन बढ़ाया ना, आपने नए जनरेशन, नए बच्चों को, नए यंग वंस को आपने जन्म दिया। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चा? सिंपल भाषा में लिखे तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, बच्चों को जन्म देना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जिनके अंदर में फीचर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव फीचर्स, कैरेक्टर्स कैसे होंगे? मोर और लेस सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे। मतलब देखो, मैं अपने पेरेंट्स की तरह हूँ, मैं अपनी माँ से ज़्यादा मिलता हूँ, वैसे ही आप भी होगे अपने पिताजी से या अपने माताजी से ज़्यादा मैच करोगे। पर ऐसा कभी नहीं होगा ना बच्चा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप 100% अपने पेरेंट्स के जैसे हो जाओ। मतलब 100% उनके तरह ही सोचो, उनके तरह ही बोलो, उनके तरह ही चलो, उनके तरह ही रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब किसके प्रोडक्ट हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% की गारंटी हो ही नहीं सकती है कि आप 100% मैच कर जाओ। ये गारंटी होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर आप अच्छे स्कूल से पढ़े हो या अच्छे टीचर से पढ़े हुए हो तो आपको पता होगा, वो पढ़ाए होंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं, हू बहू सेम बन जाएगा। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे जब हम पढ़ेंगे तो अपन भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस हो जाता है और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है? बच्चों को जन्म देना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जिनके अंदर में जो उनके फीचर्स होते हैं ना, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे बच्चा। और ये खास तौर पे किसके लिए है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा संभव है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा चांस है कि हाँ बच्चों जो होते हैं ना वो 100% अपने पेरेंट से मैच कर जाएं। तो हाँ ये पॉसिबल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया। और सबसे लास्ट में आता है एक बहुत देखो मैंने बोला था पहले कि मेरे बातों को ना ये मत लेना, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। तो ये 7वां नंबर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना लोकोमोशन मूवमेंट, तो मैं आपको एक ऐसा ही एग्जांपल लेता हूँ। तो भावनाओं को मतलब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, भावनाओं में नहीं बह जाना, है ना। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब देखो मान लो सपोज करो बच्चा जी सपोज करो यहाँ पे आप बैठे हुए हो, यहाँ पे आप बैठे हुए हो और ये रही आपकी सुंदर सुंदर आंखें जो इधर देख रही हैं, है ना। और आप अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए हो और चाय पी रहे हो। सपोज चाय छोड़ो समझो बस बैठे हुए हो और आपके बगल से ऐसे कोई गुजरा, आपके बगल से बच्चा ऐसे कोई गुजरा, ठीक है। जैसे ही गुजरा तो आपकी नज़र क्या हो गई, इधर से शिफ्ट हो गई। एक सेकेंड रुको, ओहो आपकी नज़र ना शिफ्ट हो गई। आपकी नज़र शिफ्ट होकर के किधर चली गई, अब आप इधर देखना शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ है, सिर्फ आपका आई का डायरेक्शन मूव किया है। वो आई जो पहले इधर देख रहा था अपने लेफ्ट साइड में, अब वो आई किधर देख रहा है, आपके राइट साइड में। लेकिन एक चीज़ गौर करना, आपके आई के मूवमेंट होने से बोले तो आपका आई ना अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, लेकिन इसके डायरेक्शन के चेंज करने से आपका पोजीशन शिफ्ट नहीं हुआ है। आप अब भी वहीं बैठे हुए हो, समझ पा रहे हो। सिर्फ आपका आई जो है ना वो राइट देख रहा, पहले लेफ्ट देख रहा था और अब राइट की तरफ देख रहा है, लेकिन आप जहाँ बैठे हुए थे वहीं पे बैठे हुए हो। अब सपोज करो ये धीरे धीरे आगे इस इंसान ने आगे बढ़ना शुरू किया और अब आप वहाँ से खड़े होकर के मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग गया तो फिर जाओगे ना घर देखने, कहाँ तक घर है क्या नहीं है। तो आपने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया और अब आप उनके घर के पास तक पहुँच गए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, दूसरे वाले में क्या हुआ है, आपके पैर के मूवमेंट हुए हैं, आपके लेग्स के मूवमेंट हुए हैं ना, लेग्स में मूवमेंट हुए हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है, पता है। इस बार जो मूवमेंट हुआ है ना उससे आपका लोकेशन या लोकेशन बोलो या आपका पोजीशन बोलो, आप जहाँ थे वहाँ से आपका पोजीशन चेंज हो गया, आप कहीं और चले गए। तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, अगर आप हाथ हिलाओ या पैर हिलाओ या अपने बॉडी के पार्ट्स हिलाओ, कुछ भी करो, बस आपका जो जगह है, जो पोजीशन है वो आपका चेंज हो जाना चाहिए, है ना। अगर आपका वो जगह चेंज हो गया, आपका पोजीशन चेंज हो गया तो उसको बोल देते हैं लोकोमोशन। लेकिन अगर आप हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, आँख हिलाओ, नाक हिलाओ, लेकिन आपका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, आप जहाँ हो वहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मूवमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाथ हिलाना, पैर हिलाना ये सब चलेगा, बस आपका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो मूवमेंट है। लेकिन अगर आपने हाथ हिलाया, पैर हिलाया, कुछ भी किया और आपका जगह बदल गया, तो जगह बदल जाने को क्या बोलेंगे, फिर लोकोमोशन के अंदर में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जो लिखवाया था ना, जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, मैंने मोटा मोटी वो तो मतलब एक ओवरव्यू तो दे ही दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे न्यूट्रिशन को कैप्चर करेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये आई थिंक 30-31 मिनट का वीडियो होगा। मैंने रॉ रिकॉर्ड किया है, मतलब वैसे तो शायद 22 मिनट हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कट करूँगा तो 25-26 मिनट का होगा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो ऐसे ही आगे पढ़ने के लिए, हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए